कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिसको देख के सबका बीपी बढ़ जाना चाहिए, जिसको देख के एटलीस्ट मुझे तो नींद नहीं आ रही। और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि ये कहीं भी कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पिकअप ही नहीं कर रहा। रशिया ने कहा है कि वो न्यूक कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रशिया ने कहा है कि वो लिटरली न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे जर्मनी और ब्रिटेन के ऊपर। बात आ चुकी है वर्ल्ड के सर्वाइवल की कि जो ह्यूमन रेस है वो बचेगी या नहीं बचेगी। पर पूरी दुनिया ना अलग से रील्स बनाने में ही बिजी है, पूरी दुनिया अपने कामों में ही बिजी है। अब उनको भी क्या ब्लेम करें। आपको ये लग सकता है कि ये कोई पागल टाइप का ही इंसान होगा जिसने कुछ रील वील बना के डाल दी, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको हमेशा ये बताया जाता है कि रशियंस पागल हैं, रशियंस क्रेजी हैं, पुतिन भी क्रेजी है, एक मैड डिक्टेटर है, एक थग है। पर जिस आदमी ने ये स्टेटमेंट दी है उनका नाम है सर्जेई कारागानोव। ये है चेयरमैन ऑफ मॉस्कोज मेन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक, मतलब कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। एंड वन ऑफ द मेन एडवाइजर्स हैं टू व्लादिमीर पुतिन, उन्हीं के एज के हैं, उनके दोस्त हैं। सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। How far are we from Russia using nuclear weapons against Europe? 2 years. If they do. मैंने इनका ये पूरा इंटरव्यू सुना है। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये आदमी खरदिमाग है, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये आदमी एक लूनेटिक है, पागल है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई वुड से कि ये आदमी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंडिविजुअल है एंड बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड है रशिया में। इनका जो भी इंटरव्यू है इट इज़ मच मोर रीजनेबल, मच मोर सेंसिबल दैन एनी यूरोपियन लीडर, दैन एनी अमेरिकन लीडर। बहुत ही मेजर्ड तरीके से उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया टकर कार्लसन के साथ। देखो, वैसे तो कोई भी न्यूक्लियर की धमकी देगा तो पागल ही माना जाएगा, पर आज के डेट में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो दुनिया में हो रहा है, ये कोई बहुत ही ऊंची पागलपन वाली बात नहीं लग रही। क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से पागलपन करके एक पूरी रेस को मिटाया जा रहा है, जो गाजा में हम देख रहे हैं, एंड जिस तरीके से दुनिया में हर कोने में कहीं ना कहीं बम बरसते जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी पागलपन नहीं है। एंड स्पेशली जब आप देखो कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो कितने सालों से चल रहा है, 4था साल हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें तो 1939 में चालू हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था, एक न्यूक्लियर धमाके के साथ ही ख़त्म हुआ था। जाके इनका इंटरव्यू देख लीजिए, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है ये जो इस तरीके से बात कर रहा है। एंड एकदम कैमरे में जाके जब रिकॉर्डिंग चालू है ऐसी चीज़ कहना, वो भी एकदम काम एंड कलेक्टिव एंड मेजर्ड मैनर में, वो अच्छे तरीके से जानते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मे बी ये एक ऐसा आदमी है हु इज़ रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि मैं ही पागल हो गया हूँ कि एक ऐसे आदमी की साइड ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं साइड किसी की भी नहीं ले रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो मेरा ओपिनियन है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बात करें कि ये रशिया यूक्रेन वॉर चालू क्यों हुआ। आप में से कई लोगों को ये रेपिटेटिव लग सकता है, पर जब बात आ जाए कि रशिया में सीरियस ब्यूरोक्रेट्स इस टाइप का स्टेटमेंट दें राइट इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि वो यूरोप को ही नक्शे से उड़ा देंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करें। एंड चालू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, हमारा हमेशा से ही ये स्टांस रहा था, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इट वुड बी जस्टिफाइड कि कोई भी एक देश दूसरे देश को जाके न्यूक कर दे, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं रशियन नहीं हूं एंड मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ना मुझे उनसे कोई पैसे मिलते हैं किसी भी टाइप का प्रोपेगेंडा करने के लिए। सबसे बड़ा रीजन ये वॉर चालू होने का है नेटो एक्सपेंशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी 2 पार्ट में बट गया था, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी को कंट्रोल करता था सोवियत यूनियन। बर्लिन वॉल गिर जाती है, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट रहता है। उसके बाद जर्मनी को लगता है कि हमें यूनिफाई होना है। अमेरिका, जर्मनी खुद प्रॉमिस करते हैं सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट को एट द टाइम मिखाइल गोर्बाचोव कि कोई भी नेटो एक्सपेंशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं, एक बार जब जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा तो। बट हुआ एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद यूएस और उसके एलाइज को, खास तौर पे अमेरिका को ये लगता है कि भाई हम तो राजा हो गए दुनिया के, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड आप वो जिस टाइप के एक्शंस लेते हैं, उन्होंने जितने वॉर्स छेड़े हैं दुनिया में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, उससे यही दिखता है कि उनको लगता है आई एम इनविंसिबल। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा देख लीजिए, वो खुद कहता है कि भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता, बस मेरी मोरालिटी ही मुझे रोक सकती है। Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop, and Not international and that's law. very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. मेजॉरिटी ऑफ यूएस पॉलिटिशियंस, मेजॉरिटी ऑफ यूएस एलीट, मेरा ये ओपिनियन है, ऐसे ही सोचते हैं। ये बस 2 नक्शे ही देख लीजिए। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने से पहले जब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी था, तब क्या पोजीशन थी, नेटो कहाँ तक था, एंड ये आज की पोजीशन है, नेटो कहाँ पर है, इसी से इमेजिन कर लीजिए
नेटो को कौन चलाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चलाता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी एक्सपैंड करते करते इतने आगे आ गए, इनकी ग्रीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको लगा यूक्रेन भी चाहिए हमें। नेटो का पार्ट होना मतलब नेटो के पूरे वेपन्स वहां पे होना, नेटो का पार्ट होना मतलब उन सारे वेपन्स से इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आप रशिया को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो, काफी कम टाइम में टारगेट कर सकते हो। अब इमेजिन करो ऐसा सिनारियो कि रशिया एंड चाइना अपने वेपन्स तैनात कर दे कनाडा में, या अपने वेपन्स तैनात कर दे मेक्सिको में। ओह, ये एक बार पहले हो चुका है, ये हो चुका है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जाके गूगल कर लीजिए। एंड बिफोर दिस टाइम दिस वाज द क्लोजेस्ट वी एवर केम टू न्यूक्लियर वॉर। एंड अब एग्जैक्टली वही सेम चीज हो रही है, पर कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न मीडिया एंड ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इसको ऐसे वाइट वॉश करके बता देते हैं हमें कि नहीं ये गुड है एंड रशिया इवल है। नेटो ने रशिया को कॉर्नर करके रखा है, एकदम ही कॉर्नर करके, इतने ज्यादा प्रेशर में डाल रखा है एंड इतने सालों से। एंड ऐसा नहीं है कि रशिया ने कभी वार्निंग नहीं दी, कई वार्निंग्स हो चुकी है, कई बार बात हो चुकी है, पर हर बार प्रोमिसेस तोड़ ही देता है। कौन तोड़ता है? अमेरिका तोड़ता है। अब आज के डेट में अब हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए या इट विल मेक सेंस, क्योंकि अब अमेरिका ने आके खुद ही अपना जो पर्दा है ना वो छोड़ चुके हैं, वो एग्जैक्टली बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है ऐसा नहीं है कि बाकी प्रेसिडेंट्स नहीं करते थे, वो भी करते थे, पर ये बंदा आके खुलेआम बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा। पर ये रशिया के पीछे क्यों पड़े हैं? वही सेम रीजन जो बाकी देशों के पीछे पड़ते हैं, रिसोर्सेज। रशिया में इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, मेटल्स हो, रेयर अर्थ्स हो, इट हैज एवरीथिंग। इतना बड़ा देश है रशिया, एंड इनको ये लगता है उनके पास क्यों हैं ये सारे रिसोर्सेज, हमारे पास होने चाहिए। इसीलिए अब आप देखो ये क्या कर रहे हैं, वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं, इराक, सीरिया, वही सेम प्लेबुक है, वही सेम चीज। ईरान के पीछे क्यों पड़े हैं? ठीक है, ताकि इजराइल डोमिनेट कर सके एंड ईरान के रिसोर्सेज वेस्टर्न वर्ल्ड को मिल सके। यूक्रेन का ही एग्जांपल ले लो, ब्लैक रॉक जैसी यूएस कॉर्पोरेशंस, मोनसेंटो जैसी एग्रीकल्चर वाली बिग बिग कॉर्पोरेशन वहां पे जाके लैंड ऑलरेडी ले चुकी हैं। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये सारा एग्रीकल्चर लैंड सब कुछ ये हथियाना चाहते हैं, एंड ज़ेलेंस्की अ पपेट प्रेसिडेंट सब कुछ ऑलरेडी यूएस कॉर्पोरेशंस को गिरवी रख चुका है। एंड ये मत भूलना यूक्रेन में है रेयर अर्थ्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज रेयर अर्थ्स जो प्रॉफिटेबली माइन किए जा सकते हैं ये उसी पार्ट में है जिसको रशिया ऑलरेडी ले चुका है। तो भाई रशिया है सबसे बड़ा प्राइज, एंड ये प्रेडेटर्स इतने ग्रीड में इतने ज्यादा खो चुके हैं कि इनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल भी कि भाई ये वॉर मशीन इतने आगे तक पहुंच गई है, अपने सामने वाले को इतना ज्यादा दबा दिया है कि भाई अब वो कह रहा है आई हैव नथिंग टू लूज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लीडिंग द वर्ल्ड इनटू अ न्यूक्लियर वॉर। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज के बारे में तो ये चीजें कंसिडर कर लो। ऐसा कौन सा देश है जो सपोर्ट करता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन? ऐसा कौन सा देश है जो एक जेनोसाइड को सपोर्ट करता है? ऐसा कौन सा देश है जो गाजा के अंदर सीज फायर को वीटो करता है? ये अमेरिका है, उसके एलाइज है। अमेरिका के बाद इजराइल में सबसे ज्यादा आर्म्स कौन सप्लाई करता है? जर्मनी करता है, यूनाइटेड किंगडम करता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी मेंटालिटी आपने देख नहीं ली? बच्चों को मरने दो यार, उनके ऊपर बम बरसने दो। यही लोग तो बम उनको प्रोवाइड करते हैं जो बच्चों के ऊपर गिराए जाते हैं। इनको लगता है बच्चों को मरने दो, हम तो पैसे कमा रहे हैं ना। नेचुरल गैस मिल जाएगी ऑफ द कोस्ट ऑफ गाजा, हमारा और दबदबा हो जाएगा दुनिया में। बेचारे ऑलरेडी रेफ्यूजीज थे, आपने उनकी जमीन ऑलरेडी उनसे ले ली, अब किसी तरह उन्होंने अपनी लाइफ रीबिल्ड करी तो नहीं, वो भी नहीं मंजूर। हम तो वहां पे कसिनोज बनाएंगे, वहां पे हमस खाएंगे ओवर डेड बॉडीज, कुछ नहीं फर्क पड़ता इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने जाके वियतनाम को खत्म करने की कोशिश की थी। आपको पता है वियतनाम के ऊपर इन्होंने कितने बम बरसाए थे? ऑलमोस्ट 4500 किलो टन ऑफ एक्सप्लोजिव यूज किए थे। 4500 किलो टन। जो हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने गिराए थे उसमें पता है कितना एक्सप्लोजिव था? 15 किलो टन्स। मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 300 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे वियतनाम के ऊपर। एंड वियतनाम क्या सिक्योरिटी थ्रेट था इन लोग को? कुछ भी नहीं। ये है अमेरिका की वॉर मशीन। पैलेस्टीन देख लो, इराक, सीरिया, लेबनान और अब ईरान, ये सारे देश इन्होंने तबाह करे हैं। ये लोग तबाही ही जानते हैं क्योंकि जितना ज्यादा केओस होगा उतना इनको फायदा होगा। इट इज ओके, एक देश के प्रेसिडेंट को जाके किडनैप कर लो, क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वही सेम लोग हैं, वही सेम रूलिंग क्लास है, ये वही सेम रीजन है इनका ग्रीड, इनको रिसोर्सेस चाहिए। वही सेम रीजन है इजराइल के, इजराइल को रीजनल हेजेमॉन बनाना है। ब्लडी लूनेटिक्स। मोटिव एक है, डिस्ट्रक्शन एंड कॉजिंग केओस, लूटपाट मचाना। ये लोग थ्राइव करते हैं केओस में। अब आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है ईरान में? जो इतनी प्रोटेस्ट हुई, ठीक है बहुत सारी प्रोटेस्ट एक्चुअली लेजिट थी,
बट एट द एंड ऑफ द डे जितना भी वायलेंस कराया गया वो रिजीम चेंज कराने के लिए ही कराया गया ना। सिंपल रीजन है, केओस मचाना है, सिर्फ केओस। अगर ये लोग जरा भी पीस चाहते होते ना, तो जिसको ये कहते हैं द बिगेस्ट वॉर मॉन्गर ऑफ द वर्ल्ड, व्लादिमीर पुतिन, वो नेटो ज्वाइन करना चाहते थे। अगर रशिया नेटो ज्वाइन कर लेता तो फिर आप लड़ोगे किसके खिलाफ, किसको विलन बनाओगे, हथियार कैसे बिकेंगे आपके? तो भाई इन्होंने कहा कि नहीं, आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो आप ही को विलन बनाना चाहते हैं। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो हथियार कैसे बिकेंगे, हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे चलेगा? 2008 से ये लोग लगे हुए हैं कि यूक्रेन विल बी अ पार्ट ऑफ नेटो, यूक्रेन विल बी अ पार्ट ऑफ नेटो। रशिया कितनी बार बता चुका है कि भाई ये रेड लाइन है, इसको मत क्रॉस करो। इसका एविडेंस हमको एक दिखता है 2008 के केबल में। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो उस टाइम पे यूएस एम्बेसडर, जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हेड ऑफ CIA भी थे, विलियम बर्न्स, इसका टाइटल था नियत मीन्स नियत, मतलब नो मीन्स नो। मतलब आप यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बना सकते, ये हमारी रेड लाइन है। बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यूक्रेन के अंदर, इन्होंने कू करवा दिया, एंड इतने सारे एविडेंसेस हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने बम बरसाने चालू किए रशियन एथनिक पॉपुलेशन जो थी उनके ऊपर। इस वायलेंस को रोकने के लिए मिन्स्क अग्रीमेंट्स किए गए। ये अग्रीमेंट भी फसाड ही था, एक बस ढोंग था। ये जर्मन चांसलर एट द टाइम एंजेला मर्केल, उन्होंने खुद ही आके ओपनली बोला था कि ये सब हमने इसलिए किया था ताकि टाइम मिल जाए। किस चीज के लिए? यूक्रेन को आर्म करने के लिए। एंड यूक्रेन को आर्म कौन कर रहा था? यूएस और उसके एलाइज। ये तो कब से चाहते थे, कब से प्रोवोक कर रहे थे रशिया को। उंगलीबाजी इनकी तब से चालू थी ताकि वॉर चालू हो, ताकि रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो जाए। इनको पता था कि भाई यूक्रेन बचेगा ही नहीं इस वॉर के बाद, अच्छे से पता था। पर इनको ये लगता था रशिया भी ड्रेन हो जाएगा, रशिया के ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे इतने बुरे, उनको वॉर भी लड़नी पड़ेगी, सैंक्शन, वी विल सैंक्शन द हेल आउट ऑफ देम। ये लोग खुद आके बोलते हैं, इनकी जाके स्टेटमेंट्स पढ़ लेना। पूरा प्लान था ताकि रशिया को वीक कर सके, उनको खत्म किया जा सके। एंड वही सेम चीज, रिजीम चेंज, अपना पपेट बिठाएंगे एंड वहां के रिसोर्सेज कंट्रोल करेंगे। तो 2022 में वॉर ब्रेकआउट हो जाती है। हमें ये बताया जाता है कि रशिया ने अनप्रोवोक्ड वॉर स्टार्ट किया यूक्रेन के खिलाफ। बिल्कुल भी सही नहीं है ये बात। इसके बाद इस्तांबुल में बैठक होती है, पीस ट्रीटी ऑलमोस्ट डन हो जाती है, पर नहीं, इनको था कि पीस तो चाहिए ही नहीं। तो बोरिस जॉनसन जाता है टू यूक्रेन ऑन बिहाफ ऑफ जो बाइडन, जो ज़ेलेंस्की को कहता है बिल्कुल भी मत करना पीस ट्रीटी, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ज़ेलेंस्की की बात करें तो इस आदमी पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी पपटगिरी में इसने पूरी दुनिया को इतने ज्यादा खतरे में डाल दिया। इस बंदे को यूक्रेनियन भी नहीं आती थी ढंग से, रशियन बोलता था ये। ऐसा आदमी बन सकता है प्रेसिडेंट अनलेस देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस जो इसको हेल्प कर रही हैं। ही इज अ पपेट। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखना कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा ये लोग रचते हैं। वो कहता है ज़ेलेंस्की हैज अग्रीड टू अ सीज फायर। ज़ेलेंस्की है कौन? हु द हेल इज ज़ेलेंस्की? वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग ने उसको वहां पे रहने दिया। वो नाजीज के साथ कोलैबोरेट करता है एंड दिस इज आउट इन द ओपन। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय है ही नहीं। ये इतना करप्ट है ये और इसके आसपास वाले लोग के करप्शन कर करके पूरे देश को ड्रेन कर दिया इन्होंने। पता है कहां पहुंच जाते हैं? इजराइल पहुंच जाते हैं। एंड ये जो यूरोप है, यूनाइटेड किंगडम है, मैं तो सवाल पूछता हूं इनको क्या मिलता है? इन लोगों ने रूसोफोबिया इतना ज्यादा फैलाया हुआ है अपने सिटीजन्स को। मेरे फ्रेंड्स हैं वहां के यूरोप के, उनसे जरा बात करो ना, या यूनाइटेड किंगडम से, उनसे बात करो, उनको कख नहीं समझ में आती। ब्रेन वॉश्ड है वहां पे इतने सारे लोग। सिमिलर जो हमारे यहाँ होता है कि भाई हम भी खतरे में। क्या होता है इससे? दे गेट टू रिमेन इन पावर। जर्मनी में AFD करके पार्टी है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। कुछ भी करके ये लोग कोशिश करेंगे उनको पावर से बाहर रखने की। एंड फॉर्मूला वही है कि हम खतरे में हैं, रशिया से खतरे में है, इसलिए हमको वोट दो। तुम्हारे बिल्स कहां से कहां पहुंच जाएं फर्क नहीं पड़ता, पर हमको वोट दो क्योंकि हम खतरे में। तो ये रशिया को खत्म करना चाहते हैं, लिटरली खत्म करना चाहते हैं। इतने सालों से इनकी यही स्ट्रैटेजी रही है, पर अब उल्टा पड़ गया है मामला। अब जिस देश को ये खत्म करना चाहते हैं, रशिया, वो खुद ही कह रहा है कि भाई अगर ये चलता रहा तो हम तुम्हें ही खत्म कर देंगे। तो ये जो सेर्गेई कारगानोव है, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी है कि जो रूसोफोबिया प्रोपेगेंडा आज के डेट में जो जर्मनी के अंदर चल रहा है, ये नाजी जर्मनी से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। आप देखो देश की वहां पे इतनी हालत खराब है, जर्मनी यूके की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। पैलेस्टीन एक्शन करके ग्रुप था, उसको टेररिस्ट ग्रुप बना दिया इन्होंने यूके में। जर्मनी, आप प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकाल के देख लो, कितना बुरा आप सलूक करते हैं आपके साथ, कितना बुरा।
आप जाके वहां पे पुलिस वालों को बोल दो आई सपोर्ट किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, कुछ नहीं होता उनको। पर अगर आप जाके जरा सा बोल दो, जरा सा पोस्ट भी कर दो कुछ सोशल मीडिया पे, क्रिटिसाइज कर दो इजराइल को, या जरा सा क्लाइमेट एक्टिविस्ट जाके कुछ भी पोस्ट कर दें क्लाइमेट के लिए ही, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये स्थिति है इन देशों में। एंड यूरोपियन लीडर्स, इनकी तो क्या ही बात करें। जर्मन इकोनॉमी इतनी बढ़िया थी, पूरे यूरोप को संभाली हुई थी ये। एंड क्यों? दी बिगेस्ट रीजन वॉज क्योंकि इनके पास आता था चीप रशियन ऑयल एंड गैस। फिर इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन फोड़ दी। किसने किया हमें नहीं पता, पर रशिया क्यों अपनी खुद की पाइपलाइन फोड़ेगा। पर अगर आपको थोड़ा एविडेंस चाहिए तो जो बाइडेन ने खुद ही बोला था कि भाई हम तो फोड़ देंगे पाइपलाइन। मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ये लोग रशिया के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश कर चुके हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। यू आर टेलिंग मी कि भाई ये जो लीडर्स हैं इनको बिल्कुल भी नहीं पता रहता? यूक्रेनियंस को, यूरोपियन लीडर्स को या अमेरिकन लीडर्स को बिल्कुल भी नहीं पता रहता कि भाई कोशिश की जा रही है एक देश के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की। आज कोई भी देश यूएस प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश कर ले, ठीक है, आप देखना कितना बुरा हशर होगा उस देश का। और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो खुद ही आके ओपनली बोलते हैं कि भाई उसको तो असैसिनेट कर देना चाहिए। ये हालत है, इतना ज्यादा वन साइडेड है ये अफेयर। पर मीडिया जिस तरीके से पोर्ट्रे करता है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर पे, इट्स अमेजिंग कि कितना अच्छा प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। भाई आप पूछोगे कि अगर पुतिन एक्चुअली असैसिनेट हो जाता है तो फिर क्या होगा? जवाब भी सुन लो। What would happen if your president were to be assassinated by the Ukrainians or Europe or the United States? What would be the next? Well, let's hope that would not happen. But then, of course, that would mean that we will punish, hopefully not the United States, but Europe will be taken away from the map of the humanity. वो खुलेआम आके कह रहे हैं कि यूरोप को खत्म कर देंगे। एंड ये धमकी कोई लाइटली नहीं ली जानी चाहिए। आप ऑलरेडी कितनी बदतमीजी कर चुके हो। आप ऑपरेशन स्पाइडर वेब में क्या हुआ था? आपने जाके उनके न्यूक्लियर ट्रायड, यानी वो सारी चीजें जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर हो सकता है ऑफ अ नेशन, आपने उसको जाके अटैक कर दिया। जबकि आपका अग्रीमेंट था सामने कि भाई जितने भी बॉम्बर्स होंगे जिससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवर कर सकते हो, आपको उसको आउट इन दी ओपन रखने पड़ेंगे। अब आप इमेजिन करो अमेरिका या यूरोप के साथ कोई ऐसा कर दे, क्या कर देंगे ये लोग? ये इन लोग का रिएक्शन क्या होगा जब बिना बात पे ये लोग इतना टेररिज्म फैलाते हैं? ठीक है, जब असली में द वॉर कम्स टू देम तो फिर क्या होगा? एंड ये मत भूलना, अमेरिका इज द ओनली कंट्री जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया है, एंड दैट टू आफ्टर जापान हैड ऑलरेडी सरेंडर्ड। अब आप इनकी और हरकतें देखो। रशिया को इतना बुरा सैंक्शन कर रखा है, रशिया के जो खुद के पैसे थे जो यूरोपियन बैंक्स में जमा थे वो तक ले लिए। रशियन इंडिविजुअल्स, चलो आपकी रशिया देश से है, आपकी वहां की सरकार से लड़ाई, तो वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्यों एसेट सीज कर लिए? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? रशिया और चाइना एकदम इकट्ठे आ गए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द कंट्री विद द बिगेस्ट रिसोर्सेज। कोई सिंसेरिटी नहीं है इनकी इन एनी नेगोशिएशंस टू स्टॉप द वॉर। एंड उसका प्रूफ बताता हूं आपको। लैरी फिंक, ये आदमी कौन है? फ्रिकिन ब्लैक रॉक मैन, फ्रिकिन ब्लैक रॉक का ओनर पहुंचा हुआ है टू नेगोशिएट अ पीस डील। इन लोग को ज्यादा चिंता अपने पैसों की रहती है रादर देन थिंकिंग कि एक पूरा देश तबाह हो रहा है, दुनिया तबाह हो सकती है। न्यूक्लियर वॉर छेड़ दोगे ना तुम लोग, फिर अपने पैसों का क्या करोगे? Shove it up where the sun doesn't shine. यूक्रेन खत्म हो गया है, पूरी जनरेशन वहां की खत्म हो गई है। यंगस्टर्स रहना ही नहीं चाहते, आदमी तो एकदम खत्म ही हो गए हैं। जो औरतें हैं वो वहां रहना ही नहीं चाहती क्योंकि वहां पे कोई लाइफ ही नहीं है। बेचारे भगते फिर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रेग्नेंट वुमन को भेज रहे हो आप वॉर लड़ने के लिए टू द फ्रंट लाइन्स। जो मेयर है ऑफ कीव का, वो कह रहा है, जिसकी पॉपुलेशन है 2.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग वहां रहते हैं, कहता है शहर को खाली करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये है स्थिति यूक्रेन की। पर इनको तो अपने प्रॉफिट्स की ही चिंता रहती है। कॉर्पोरेट ग्रीड इतनी ज्यादा हो चुकी है ना इन लोग की, दैट दिस कुड लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉट किडिंग यू, बट कैपिटलिज्म मे लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज जब आप पैसे कमाते हो आप अंधे हो जाते हो, आपको बिल्कुल भी होश नहीं रहता, आपको बस वो नंबर ही दिखता रहता है। व्हाट इज द अदर रीजन कि यूक्रेन में वॉर क्यों नहीं खत्म हो रहा? आप ही मुझे बताओ। अब आप हो सकते हो कि भाई वॉर तो इसलिए नहीं खत्म हो रहा क्योंकि रशिया को पूरा चाहिए, पूरा यूक्रेन चाहिए। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशियंस बहुत ही क्लियर रहे अपने डिमांड्स के बारे में। जो शुरू में उनकी डिमांड थी जब इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी, वही सेम डिमांड रही है। तो क्या है उनकी डिमांड्स? सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर वगैरह नहीं,
पूरा वॉर खत्म करो। वो ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट आपने लगाया हुआ है रशिया के ऊपर बिकॉज ऑफ नेटो, ये नेटो और एक्सपैंड नहीं होगा। आप यूक्रेन को नहीं इंक्लूड करोगे नेटो के अंदर, यूक्रेन एक न्यूट्रल कंट्री रहेगी। सिंपल डिमांड। यही देख लो, रशिया से तो लगी हुई है ना यूक्रेन, ठीक है। यूके वूके भी कितने दूर हैं, अमेरिका कितना दूर है, उसको क्या लेना देना यूक्रेन में क्या होता है। वो ये कह रहा है कि भाई हमारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नहीं आओगे, पर आप जाके दूसरी जगह सबको उंगली करते रहोगे। साथ में उनका ये कहना है कि जो एथनिक रशियंस हैं आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, रशियन कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो यूक्रेन के अंदर रशियन लैंग्वेज ही बैन कर दी थी। साथ में वो कुछ लीगल गारंटीज चाह रहे हैं एंड ये चाह रहे हैं कि जितनी भी टेरिटरीज वो ले चुके हैं या आइदर रशिया का पार्ट हो जाएंगी या इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। एंड देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट है जो चेंज होता रहेगा, क्योंकि जब आप नेगोशिएट ही नहीं कर रहे हो, कोई पीस डील कर ही नहीं रहे हो एंड दे हैव टू स्पेंड मोर ऑफ देयर रिसोर्सेज वॉर लड़ने के लिए एंड जाके वो टेरिटरी गेन कर रहे हैं, तो क्यों छोड़ेंगे वो टेरिटरी। तो बेटर ये है कि आज के डेट में आप डील नेगोशिएट कर लो। एंड साथ में बात ये भी है कि भाई जो सैंक्शंस हैं वो आप लिफ्ट कीजिए रशिया के ऊपर से। तो अब आप ही मुझे बताओ कि भाई क्या ये डिमांड्स अनफेयर हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। एंड जो रशियन पीपल हैं दे आर फुल्ली बिहाइंड द गवर्नमेंट, दे आर फुल्ली बिहाइंड देयर लीडर्स, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वॉर उन लोग के लिए एग्जिस्टेंशियल है। वो जानते हैं कि क्या हशर किया है अमेरिका ने दूसरे देशों में जाके रेजीम चेंज करके उनको इन्वेड करके, वो ये कतई नहीं उनको मंजूर, कतई नहीं। एंड जो सर्गे कारागोनोव का ये इंटरव्यू था जो कि पुतिन के फ्रेंड है माइंड यू, उन्होंने क्लियरली बोला है कि सबसे बड़ा हर्डल टू गेट अ डील अमेरिका नहीं है, यूरोप है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरोप ही पोज कर रहा है एंड ये हमने देखा है। आप भले ही सोचो हम भी ट्रंप को बहुत ही बुरा भला उनको बोलते हैं यहाँ पे एंड उनकी हरकतें भी ये हैं, पर वो अच्छे तरीके से जानता है कि लूजिंग हैंड है एंड वो खत्म करना चाहता है पर्टिकुलर वॉर। पर जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो ईयू लीडर्स हैं वो खत्म ही नहीं होने दे रहे। यूएस के बिना उन्होंने बना लिया कोalition ऑफ द विलिंग कि भाई ये कोalition ऑफ द विलिंग प्रोवाइड करेगा आर्म्स यूक्रेन को ताकि वॉर चलती रहे। ये अपनी फोर्सेस पहुंचाना चाहते हैं यूक्रेन के अंदर, तो भाई रशिया क्यों अग्री करेगा? रशियन फोर्सेस बिठा दो यूके के आसपास जितने भी ना, आयरलैंड के अंदर बिठा दो। क्या ब्रिटिशर्स अग्री करेंगे इस चीज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। फिर मतलब ये लोग नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, ये ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड उसके लिए अब दुनिया पर आ पड़ी है बात, दुनिया पर। अब ये अमेरिकन का एग्जांपल ले लो और इजरायलीज का एग्जांपल ले लो। ईरान पर कंडीशन डालते हैं कि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने प्रोग्राम खत्म कीजिए। क्यों खत्म कीजिए? यही तो डिफेंस का तरीका है। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने इंटरव्यू में ये तक कहा कि भाई हमको यूरोप को एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। सुन लीजिए। I hope we wouldn't reach that point because using nuclear weapons, any weapon is a sin. But using nuclear weapons is a double sin, and I don't want to be Russia to be that big a sinner. We have all our sins. But if needed, we have to eliminate the European threat to humanity. How far are we from Russia using nuclear weapons against Europe? 2 years. एंड नाउ कम्स द स्कैरी पार्ट, क्योंकि जो भी ये बातें हो रही हैं दीज हैव ऑलरेडी बीन प्लान्ड बाय रशिया। वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे जर्मनी सपोर्ट कर रहा है प्रॉक्सी वॉर, यूके सपोर्ट कर रहा है प्रॉक्सी वॉर, तो रशिया हैज़ द राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट देम। एंड उन्होंने कुछ इंटरव्यू में और भी बहुत नोटवर्दी पॉइंट्स बोले, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर 1 किसने चालू किया? यूरोप ने। वर्ल्ड वॉर 2 किसने चालू किया? यूरोप ने। एंड साथ में उन्होंने ये बहुत कैटेगोरिकली बताया कि अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहता है अगले 1-2 साल के लिए, तो दे विल हैव टू एलिमिनेट जर्मनी फर्स्ट, then United Kingdom. If there were nuclear strikes from Russia into Europe in the next year or two, as you said there may be, what countries would that include? My choice would be Britain and Germany. You'd take out Britain and Germany with nuclear weapons. I beg our Almighty that wouldn't happen. हम आपको कुछ एडिटेड क्लिप्स बता रहे हैं इन विच इट मे सीम के आदमी क्या ही बात कर रहा है, बट ट्रस्ट मी फुल इंटरव्यू देखो। ये जो आदमी है सिंसियरली बात कर रहा है, खुद अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है एंड आई बिलीव सो कि ही वुड बी गॉड फियरिंग, गॉड लविंग। जितनी भी ये बात कर रहे हैं साथ में ये भी ऐड कर रहे हैं कि आई होप वी विल नॉट हैव टू डू दिस, आई होप वी विल नॉट हैव टू डू दिस। ये फुल इंटरव्यू है टकर कार्लसन के साथ, प्लीज इसको देखो और शेयर करो। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी पागल है,
बिल्कुल भी नहीं। एंड जितनी भी बात होती है एयर डिफेंसेस वगैरह की, सब फेल है, सब फेल है रशियन मिसाइल ओरेशनिक के सामने। जो लेटेस्ट इन्होंने यूज किया था, ये यूक्रेन के अंदर यूज किया था, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर वॉरहेड्स यूज ही नहीं किए होंगे। ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि हमारे पास ये मिसाइल है, हम यूज कर सकते हैं, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी लगा हो सकता है। ये सिर्फ एक सिग्नल था। एंड आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, नेटो के फॉर ऑल देयर सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाए इस मिसाइल को। एंड अगर मान लो ये वॉर 1-2 साल और चलता है एंड अगर रशिया यूज करता है न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यूरोप, फिर तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्या होगा। अमेरिका रिटेलिएट करेगा, रशिया इन टर्न रिटेलिएट करेगा, एंड वी मे हेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्रेडिबल इंसान के एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई डोंट नो व्हाट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट, बट वर्ल्ड वॉर 4 will be fought with sticks and stones.